एम हियर, नो नीड टू फेयर। ये मैं नहीं है आपका गाइस। अगर आप इस चैनल में तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आगे ऊपर। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आपको पता है आज का अपना जो टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। जैसा आपको पता ही है, तो ये पार्ट 2 है पावर शेयरिंग का। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो गाइस उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले जाकर वो देख लो ताकि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं गाइस, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, कमेंट या शेयर नहीं किया है, तो अभी करो गाइस, अभी। चलो कर लिया होगा आपने, मुझे आप पर पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का जो अपना मेन टॉपिक है ना, जो मैं जिस मोटिव से आया हूं वो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में जो हमने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में, वो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी बेल्जियम के बारे में कि डच कितने परसेंट है, फ्रेंच कितने परसेंट है, 40% डच, 59 और बाकी 1% है। ठीक है, वो ब्रुसेल्स के बारे में थोड़ी बात की थी कि कैपिटल है, तो अपन वो डिस्कस नहीं करेंगे। उसके आगे क्या हो रहा था, ये मैप दिख रहा है, इस मैप के अंदर क्या क्या हरकतें हो रही थी वो देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा था ना वो अपन देखेंगे बेल्जियम में। तो पहला पॉइंट इधर आता है आपके सामने, द फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच कैसी थी, अगर हम बेल्जियम की बात करें तो माइनॉरिटी में थी, पर ब्रुसेल्स में ये कैसी थी, ब्रुसेल्स में ये मेजॉरिटी में थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द डच वॉज लार्जर इन नंबर। डच कैसे थे, मेजॉरिटी में थे, हमने पढ़ा है। थर्ड पॉइंट, देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। अब इन दो कम्युनिटी, एक सेकेंड, कौन कौन सी कम्युनिटी, एक तो फ्रेंच कम्युनिटी और एक डच कम्युनिटी, इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। क्यों, क्योंकि डच मेजॉरिटी में, तो ये कहता था मेरे पास ही सारी पावर वगैरह रहनी चाहिए, पर और फ्रेंच माइनॉरिटी में था, तो ये थोड़ा सा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता। ठीक है, अब देखना ये कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा ब्रुसेल्स में, जो कैपिटल थी ना, उसमें चल रहा था। क्यों, अब आपके मन में सवाल आएगा, क्यों 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 ब्रुसेल्स में ही, क्यों, कहीं और क्यों नहीं? तो सुनना, ब्रुसेल्स में इसलिए क्योंकि ब्रुसेल्स में फ्रेंच जो थे ना वो मेजॉरिटी में थे, पर पूरी कंट्री की बात करें तो ये माइनॉरिटी में थे। और डच, अगर ब्रुसेल्स की बात करते अगर डच में, तो ये माइनॉरिटी में थे, पर पूरी कंट्री की बात करें तो ये कैसे थे, मेजॉरिटी में थे। समझ आई बात, समझ आ रही है ना, रिलेट कर पा रहे हो क्यों, कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुए? अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कुछ पॉलिसीज लगाई गई। ठीक है, उन पॉलिसीज को क्या नाम दिया, अकोमोडेशन पॉलिसी, जो कि क्या बेल्जियम में लगाई गई। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो ध्यान से सुनना। अब वो पॉलिसीज क्या क्या थी वो हम देखते। तो पहली पॉलिसी आती है आपके सामने कि, ध्यान से सुनना, कि बिटवीन 1970, पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, कि बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an agreement that they would enable everyone to live together within the same country। देखो अब मैं इस पॉइंट का मतलब समझाता हूं। इस टाइम के पीरियड में 1970 और 1993 में, इस टाइम पीरियड के बीच में बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार चेंज किया। कितनी बार, 4 बार, ताकि अच्छी पॉलिसीज आ सके। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे थे ना, किसके बीच में, फ्रेंच और डच कम्युनिटी के बीच में, ये कॉन्फ्लिक्ट ही ना रहे, इसलिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज कर रहे थे। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑफ पीस इन अ कंट्री, नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन। अब इधर क्या हुआ, पावर शेयरिंग जो थी ना वो इधर आनी शुरू हो गई इस कंट्री में। यानी कोई भी अकेली कम्युनिटी, ना ही डच, ना ही फ्रेंच, ना ही कोई और कम्युनिटी अकेले डिसीजन ले सकती है। सारी कम्युनिटी अगर सेटिस्फाई होगी एक डिसीजन से, तो ही वो डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच माइनॉरिटीज शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी डच
और फ्रेंच के जितने भी मिनिस्टर्स थे ना उनको इक्वल रखा जाएगा, यानी अगर 3 डच के मिनिस्टर्स तो 3 ही फ्रेंच के रहेंगे। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर 4 है तो उसके भी 4, 6 जिसके भी 6, पास वाले के भी 6, ऐसे समझ आ गया। अब 4th पॉइंट, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर किसे दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। 5th पॉइंट, ये कुछ पॉलिसीज थी जो बेल्जियम में हुई। द ब्रुसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में जो क्या है, इसकी कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल, इसमें एक अलग ही गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो दोनों कम्युनिटी से आई थी और उनमें इक्वल, दोनों कम्युनिटी का मतलब इक्वल राइट्स दिए गए थे, ठीक है। एक पॉइंट और है जो मैंने लिखा नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट ये है कि पहले इस पॉलिसी से पहले, ये जितनी भी पॉलिसी आई ना, इनसे पहले बेल्जियम में केवल 2 ही गवर्नमेंट थी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इन दोनों गवर्नमेंट को हटा दे तो एक और नई गवर्नमेंट आ गई थी जिसका क्या नाम था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया होगा आपको, बहुत आसान था, इसमें क्या था। तो गाइस इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे बेल्जियम की। इस पार्ट में हमने बेल्जियम की बहुत सारी बातें, बेल्जियम में पहले क्या होता था, लेकिन ऐसी पॉलिसीज आने से पहले, कौन सी अकोमोडेशन पॉलिसी आने से के बाद क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो गाइज इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय गाइज, सी यू।